देहरादून रोड पर हरिद्वार से गंगा जल लेकर दंडवत पहुंचा हरियाणा का कांवड़िया। अनोखी कांवड़ यात्रा आस्था की मिसाल। आपको बता दें, हरियाणा का कांवड़िया कृष्ण गुज्जर हरिद्वार से गंगा जल लेकर दंडवत गुरुवार दोपहर 3 बजे देहरादून रोड पर पहुंचा। कांवड़िये की मनोकामना पूर्ण हुई, जिसको लेकर वह दंडवत यात्रा कर रहा है। कांवड़िये ने बताया कि वह 20 जून को हरिद्वार से गंगा जल लेकर निकला था और उसके साथ उसके अन्य साथी भी हैं जो उसके साथ साथ चल रहे हैं। वह गंगा जल को शिवरात्रि के दिन गांव के मंदिर में अर्पित करेगा। यह प्रक्रिया शारीरिक रूप से कठिन होने के बावजूद उसके आस्था और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। आपका नाम? कृष्ण कुमार। आप कहाँ से आए यार, कहाँ तक जा रहे हैं? हर की पौड़ी से आए थे और गाँव रस्ते वाली जिला को निकलने में ले जाएंगे। आप चले थे 20 तारीख को। कब तक पहुँच जाएंगे? चलने पहले क्या कुछ मनोकामना थी जिसके लिए? मनोकामना मेरी जो थी वो पूरी होगी। उसके लिए मैं तो लिखा था कि क्या कुछ दो चीजें हर रोज बेचते हैं, माँ के लिए दूध और दूध, वो दोनों मेरी पूरी है। भोले ने आपकी इच्छा पूरी की। हाँ। तो इसलिए क्या कुछ कहेंगे लोगों के लिए? मैं लोगों के लिए ये कहूँगा कि जैसे मेरे लिए गाँव से आ रहे हैं इसी हिसाब से, क्योंकि मेरे साथ दे रहे हैं, आने जाने वाले के साथ दे रहे हैं, तो भगवान उनके भी सारे मनोकामना पूरी करे। इतनी गर्मी हो रही है? नहीं, कोई तरह नहीं, गर्मी ठीक है हमारे लिए। मुहर्रम एवं कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर पार्षद दल ने पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों से की मुलाकात। आपको बता दें, गुरुवार दोपहर 3 बजे पार्षदों का दल पार्षद मंसूर बदर के नेतृत्व में पुलिस लाइन पहुंचा और पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, पुलिस अधीक्षक नगर से मुलाकात की। मुहर्रम एवं कांवड़ यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों से वार्ता की। पार्षदों ने बताया कि अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि पार्षदों के कंधे से कंधा मिलाकर मुहर्रम एवं कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। आज तमाम पार्षद साथी एसएसपी साहब से, एसपी देहात साहब से, एसपी सिटी साहब से मिलने के लिए आए कि मुहर्रम का माह चल रहा है और साथ ही साथ आने वाली 11 तारीख को कांवड़ यात्रा है। तो उस परिप्रेक्ष्य में कप्तान साहब से मुलाकात के लिए आए। कप्तान साहब का स्वागत किया। लाजवाब अधिकारी है, हमें एश्योर किया कि शांति व्यवस्था में भरपूर पार्षदों को भी साथ लिया जाएगा और तमाम पार्षदों ने एश्योर किया कि प्रशासन के साथ कांधे से कांधा मिलाकर सारे कार्यक्रम आने वाले माह के, जो चाहे वो मुहर्रम हो या 11 तारीख से कांवड़ यात्रा हो, उसे सकुशल निकलवाने के लिए तमाम पार्षद साथी कांधे से कांधा मिलाकर प्रशासन का साथ देंगे। डॉक्टर मंसूर अली, पार्षद वार्ड नंबर 5। मांग आज एक तो हमारे एसएसपी साहब नए आए तो इनका स्वागत करने आए थे सहारनपुर में, और जी कप्तान साहब को हमने अपनी तरफ से विश्वास दिलाया कि कांवड़ यात्रा की उसमें वो सकुशल निपटेगी और सभी पार्षद साथी जितने भी है कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हो गए। कलेक्ट्रेट पहुंचे गांव मदनपुरा निवासी ग्रामीणों ने गांव में आई बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। आपको बता दें, गुरुवार दोपहर 2:30 बजे गांव मदनपुरा निवासी ग्रामीण कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि 28 जून 2025 को बरसाती नदी में आई बाढ़ के कारण उनके घरों में पानी भर गया था। गांव में मौजूद गौशाला में से बाढ़ के कारण लगभग 28 गायें बह गई थी। ग्रामीणों ने नदी की खुदाई की मांग की है ताकि बाढ़ से बचा जा सके। साथ ही साथ उन्होंने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। जिलाधिकारी ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। रागी बल्ली में पूर्व जिला पंचायत मेंबर हूँ। मेरा वार्ड है नंबर 3। तो मेरा गांव मदनपुरा है जो वार्ड, उसमें मुजफ्फराबाद जिलों में पड़ता है। उसमें 28 तारीख में बाढ़ आई, काफी ऊपर से पानी आया और गौशाला थी काफी अंदर गांव की तरफ, उसमें सारे पशु बांधे गए सारे, और उनकी सबकी डेथ होगी। डेड बॉडी को ली, तहसीलदार मौके पर गए थे, वो आकलन भी कराए। अब आज हम सभी साथियों गाँववासियों को लेकर डीएम साहब से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया है मुआवजा देने का। मुआवजे की हमारी मांग है और एक नदी की खुदाई करके उसको पानी की निकासी किया जाए ताकि गांव बचा रहे आगे, क्योंकि बरसात अभी शुरुआत हुई। आश्वासन दिया उन्होंने कि आपकी पूरी मदद होगी, जो मुआवजा वो भी दिलवा जाएगा। डॉक्टर मुरसलीन चौधरी। क्या मामला है, कहाँ से आए? हम गांव मदनपुरा से आए हैं। क्या मामला है? हमारे यहाँ 28/6/2025 को
नागादेव नदी में बाढ़ आई थी। इस संबंध में अवगत कराने के लिए आए थे डीएम साहब को। क्या वहाँ पर 28 गाय लगभग दही, उसी के अंदर पशुशाला दही, और गांव के अंदर भी पानी बढ़ा, दीवारें वगैरह भी टूटी। तो क्या मांग की है? हम मांग करते हैं कि जो किसान है उसकी जो गाय भाई है उसे तत्काल मुआवजा मिलना चाहिए उनका, और वहाँ पर सिंचाई विभाग द्वारा खुदाई करके पानी की निकासी का इंतजाम किया जाए। किससे मिला? हम डीएम साहब से, एडीएम साहब से। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। सर्किट हाउस सभागार में कावड़ यात्रा 2025 को लेकर अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन द्वारा की गई बैठक आयोजित। आपको बता दें, बुधवार शाम 4 बजे अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन भानु भास्कर के द्वारा मंडलायुक्त अटल कुमार राय सहारनपुर, जिलाधिकारी सहारनपुर, पुलिस उप महानिरीक्षक मेरठ एवं सहारनपुर रेंज, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली एवं अन्य पुलिस अधिकारीगणों, प्रशासनिक अधिकारीगणों के साथ कावड़ यात्रा 2025 को लेकर बैठक आयोजित की गई। सर्किट हाउस सभागार में अंतर्राज्यीय, अंतर जनपदीय समन्वय गोष्ठी कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मीटिंग बुलाई गई है इंटर स्टेट, और क्या कुछ सर यहाँ पर हुआ है कावड़ को लेकर? ये हमारा इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग जो है, ये लगभग तीसरा इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग है। इसके पूर्व उत्तराखंड राज्य में भी हुआ, और आज जो है हमारे दिल्ली प्रदेश के साथ भी चल रहा है। इसमें जो मीटिंग है उसमें हमारे उत्तराखंड के अधिकारी आए हैं, हरियाणा के अधिकारी आए हैं, और साथ में ऑनलाइन भी जुटे हैं, जिसमें हमारे पूरे मेरठ मंडल के, सहारनपुर मंडल के अधिकारी आए हैं। इसमें जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है वो कांवड़ को रिलेटेड है। कांवड़ में जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट का प्रबंधन होगा, हमारे ट्रैफिक का प्रबंधन होगा, हमारे जो डाइवर्जन का स्कीम बनेगा, हमारे जो ट्रैफिक की स्कीम बनेगी, हमारी जो सुरक्षा की स्कीम बनेगी, और साथ में इस पे जो सबसे अच्छा बंदोबस्त हम लोग को देना है, जितने हमारे श्रद्धालु जो कांवड़ में आ रहे हैं, वो सभी के पहलुओं पर डिस्कशन हुआ, और सभी में जहाँ जहाँ एक दूसरे के हमें सहयोग चाहिए, उन सभी पहलुओं पे जो है हम लोग की चर्चा हुई। उन चर्चा में सर्वप्रथम ये हुआ कि हमारी जहाँ जहाँ पे बॉर्डर की सीमा है, वहाँ पे चाहे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में हो, चाहे उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में हो, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के बीच में हो, वहाँ पे हमारे संयुक्त टीम रहेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस की भी रहेगी, और उत्तराखंड की भी रहेगी, उत्तर प्रदेश पुलिस की भी रहेगी, और हरियाणा की भी रहेगी। इसी तरह से जो हमारे कंट्रोल रूम बन रहे हैं, उस कंट्रोल रूम में भी अन्य प्रदेश के भी लोग रहेंगे, ताकि वहाँ के कोई जो इश्यू हो उसको तत्कालिक रूप से हाईलाइट किया जा सके। इसी के साथ हम लोग को लगातार मैसेजिंग के थ्रू जो है एक दूसरे पे संपर्क में रहेंगे, जिसपे संपर्क में सर्वप्रथम ये रहेगा कि हमारे कंट्रोल रूम में अगर कोई बात होती है तो तत्कालिक रूप से हम लोग व्हाट्सएप के जरिए और अन्य माध्यम के जरिए एक दूसरे के संज्ञान में डाल सके और तत्काल इस पर कार्रवाई कर सके। सर डीजे को लेकर क्या कुछ गाइडलाइन कुछ इस तरह की? जो हमारे डीजे के गाइडलाइन है उस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और शासन के नियम बहुत ही क्लियर है। उन्हीं नियमों को पालन करना है। उसकी जो साउंड बाइट्स होंगे वो पर्टिकुलर मानक के अंतर्गत होनी चाहिए। उसकी हाइट और विड्थ जो है वो पर्टिकुलर मानक के अंतर्गत होनी चाहिए। डीजे जहाँ पे तैयारी कराई जा रही है वहाँ पे उनका अनुबंध पत्र बनना है। अनुबंध पत्र में उसके आयोजकों का नाम रहेगा, उनकी वो कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, उसकी सबकी तैयारी के संबंध में डिटेल जो विस्तृत है वो उसके बारे में डिस्कशन हुआ और सभी को मार्गदर्शन पहले से भी अवगत थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से अवगत थे, शासन के निर्देशों से अवगत थे। उन्हीं के बारे में इस पर चर्चा की गई और पुनः बताया गया। सीसीटीवी और ड्रोन का हर एक जनपद में एक फीड रहेगा, हर एक प्रदेश में फीड रहेगा। उस पे जो है कई सारे हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड भी इसमें सॉफ्टवेयर आएंगे। उसके तहत जो है हम लोग ट्रैफिक प्रबंधन में, भीड़ प्रबंधन में और सुरक्षा के संबंध में लगातार जो है हम लोग एक दूसरे का सहयोग भी करते रहेंगे, उससे फीड भी मिलता रहेगा। ये सभी इश्यूज को अति संवेदनशील और संवेदनशील को सार्वजनिक करना ठीक नहीं है, लेकिन हर एक जनपद में कुछ अति संवेदनशील है, कुछ संवेदनशील है, जिसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाई जाएगी और साथ में वहाँ कैमरा फीड्स को भी बढ़ाया जाएगा। हमें सभी जनता के सभी लोगों से पूरा सहयोग मिल रहा है
और जहां भी हम लोग आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, जहां भी हमें सूचना मिल रही है, वहां पे अतिरिक्त प्रबंध हम कर रहे हैं। पुलिस की भी प्रबंध कर रहे हैं, प्रशासन की भी प्रबंध कर रहे हैं, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है हम लोग वहां पे सीसीटीवी नेटवर्क्स भी बना रहे हैं। कलेक्ट्रेट में आम आदमी पार्टी ने सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने के निर्णय पर रोक लगाने की करी मांग। आपको बता दें, बुधवार दोपहर 2:30 बजे जिलाध्यक्ष संजय कुमार जैन के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने के निर्णय पर तत्काल रोक लगाने की मांग करी है। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन जिला प्रशासन को प्रेषित किया गया। इस संबंध में जानकारी भी दी गई। मेरा नाम संजय कुमार जैन, मैं आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष हूँ। क्या मांगे किसको लेकर? आज की हमारी मांग सरकार की जो नीति आई है 27,000 प्राथमिक स्कूलों को बंद करने की, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। योगी सरकार रोज नई मधुशालाएं खोल रही है और प्राइमरी पाठशालाएं बंद कर रही है, जिससे काफी बच्चों को काफी दिक्कत होगी। 2-2, 3-3 किलोमीटर जाना पड़ेगा। आरटीई के अनुसार 1 किलोमीटर में स्कूल होना चाहिए, और फिर हमारे बच्चों को 2-2, 3-3 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। उनमें पढ़ाने वाले शिक्षक भी बेरोजगार होंगे, उनमें काम करने वाले और भी आदमी बेरोजगार होंगे। इसीलिए हमारा आज विरोध में प्रदर्शन है। अगर हमारी ये मांग नहीं मानी गई तो हम धरना भी देंगे। मैं डॉक्टर DK शर्मा, मैं अध्यापक शिक्षक रहा हूँ 40 साल तक, और ज्ञान कॉलेज में प्रोफेसर हेड रहा हूँ। और मैं पूरे जिले में जितने लगभग प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सभी में हमारे छात्र हैं, मैं देख रहा हूँ कि जब से भाजपा सरकार आई है, ये शिक्षा का और स्वास्थ्य का निजीकरण करती जा रही है। पहले सरकारी विद्यालय बहुत अच्छे होते थे, बहुत टीचर्स भी होते थे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ऐसा था, परंतु बजट में जितना प्रावधान रखा जाना चाहिए था वो बजट में निरंतर घटाते चले जा रहे हैं। पहले कहा गया था, एक आयोग ने कहा था कि कम से कम 6% रखा जाना चाहिए, परंतु आज तक सरकार उसको पूरा नहीं कर पाई। अब तो घटते घटते बजट में जो एलोकेशन है शिक्षा का 2.5-3% कर दिया गया है। सरकारी विद्यालय लगातार बंद किए जा रहे हैं, और उसका कारण ये बताया जा रहा है कि बच्चों की संख्या कम है। ये नीति बनाई गई है कि अगर एक विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में 50 से कम बच्चे होंगे तो उसका दूसरे किसी विद्यालय के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। अब उदाहरण के लिए मान लिया किसी विद्यालय में 40 बच्चे हैं और उस विद्यालय को बंद किया जाता है, और वो दूसरा विद्यालय जिसके साथ वो मर्ज कर रहे हैं वो वहां से 8 या 10 किलोमीटर है, 10-15 किलोमीटर से पहले तो कोई दूसरा विद्यालय है ही नहीं। तो वो छोटे छोटे बच्चे जो 3री, 4th, 5वीं क्लास तक पढ़ते हैं, वो 8-10 किलोमीटर कैसे जाएंगे? उनके पास गांव में ऐसे कोई साधन नहीं है, और गांव के दूर दराज क्षेत्रों में जो इस घाड़ का एरिया है, यहाँ तो हालत ये है कि वहां तो 1 किलोमीटर भी चलना मुश्किल हो जाता है, नदी नाले उठाने पड़ जाते हैं, स्कूल वैसे बंद कर दिए जाते हैं। तो सरकार की मंशा ये है कि किसी तरीके से नाना तरह के बहाने बनाकर जो है, और तरह तरह की बाधाएं लगा के जो है, इस सरकारी जो विद्यालय है उनको बंद कर दिया जाए, और उन सरकारी विद्यालयों के बराबर में जो है जो निजी विद्यालय खोले गए हैं उन पे कोई मान्यता नहीं है। वहाँ जो शिक्षा के अधिकारी हैं, BSc, DIS, उनके पैसे बंधे रहते हैं हर साल, और वहाँ बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, छोटी सी जगह होती है, परंतु वो निजी और वो बच्चों का और उनके अभिभावकों का शोषण करते हैं, वो शिशुओं का भी शोषण करते हैं। तो ये जो निजी विद्यालय है, इससे माँ बाप का भी शोषण हो रहा है, और इससे जो है टीचर्स का भी शोषण हो रहा है। परंतु जनता जो है अभी उसमें थोड़ा जागरूकता अब चालू हुई है, वरना जितने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, इनके शिक्षक भी जो है बहुत तेजी से अपनी हड़ताल कर रहे हैं। और ये बहुत अफसोस की बात है कि जो बड़े राजनीतिक दल हैं वो अभी तक इस मामले में सक्रिय नहीं हुए। आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में दिल्ली में भी अग्रणी रही है, और पंजाब में भी बहुत आगे है। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को यूपी में भी बहुत जोर शोर से उठाया है, और हम लगातार इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक ये इनका निजीकरण नहीं बंद किया जाएगा। धन्यवाद। थाना सदर बाजार एवं ANTF मेरठ की टीम ने अफीम की तस्करी कर रहे 2 तस्करों को पेपर मिल रोड से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। गुरुवार शाम 5:30 बजे थाना सदर बाजार एवं ANTF मेरठ की संयुक्त टीम ने अवैध अफीम की तस्करी कर रहे 2 तस्करों संगीता देवी, धीरज कुमार को पेपर मिल रोड से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 2 किलो 802 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम, 2 मोबाइल फोन, 1 आधार कार्ड, 7,478 रुपये नकद बरामद किए गए हैं।
संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों तस्करों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह ANTF थाना मेरठ एवं उनकी टीम उप निरीक्षक सुंदर सिंह मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट परिसर में द कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के वार्षिक कार्यकारिणी चुनाव को लेकर की गई अधिवक्ता कल्याणकारी ग्रुप द्वारा कैंपेनिंग। आपको बता दें, अधिवक्ता कल्याणकारी ग्रुप के द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में कैंपेनिंग की गई। द कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के वार्षिक कार्यकारिणी का चुनाव होना है, जिसको लेकर अधिवक्ता कल्याणकारी ग्रुप ने दावेदारी की है। इस संबंध में अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करने वाले जितेंद्र सिंह पुंडीर ने संबंधित जानकारी दी। जो चुनाव कैंपेनिंग चल रही है, मेरा नाम जितेंद्र सिंह पुंडीर एडवोकेट है और मैं कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के 2025-26 के वार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूं। हमारा पूरा पैनल है। हमारे महासचिव चौधरी जसवीर सिंह हैं, कोषाध्यक्ष प्रदीप कुमार जी हैं, पूरी 20 आदमियों की टीम है और बहुत समर्थन पूरे उससे अधिवक्ता कल्याणकारी ग्रुप को मिल रहा है। जैसा आज आपने कैंपेनिंग किया है, क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, क्या ये आप पीछे भीड़ देख रहे होंगे, अधिकांश मेंबर जो हमारे हैं वो हमारे साथ हैं यहाँ पे और भारी मतों से विजयी होंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है हमें। आप बताओ भैया। अधिवक्ता कल्याणकारी ग्रुप का जोरदार प्रदर्शन हुआ और इस प्रदर्शन को देखकर ये लगता है कि जीत हमारी सुनिश्चित है। कई वर्षों से लगातार अधिवक्ता कल्याणकारी ग्रुप की जीत चली आ रही है और ये सब अधिवक्ताओं की जीत है और अधिवक्ता के कल्याण के लिए ये अधिवक्ता कल्याणकारी ग्रुप काम करेगा। पूरे 20 के 20 कैंडिडेट हमारे जीतेंगे। थैंक यू।